नाइन क्लास का लेसन 4 में हम आएंगे। पाठ का नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जीवन विज्ञान और मानव कल्याण। इसके बारे में है ये पाठ। इसमें सबसे पहले हम प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। लेसन 3 में भी हम लोग इसके बारे में हल्का फुल्का जान चुके हैं। इम्यूनिटी माने होता क्या है? रोग से लड़ने की जो हमारी क्षमता है, इसे ही हम लोग प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब प्रवेश करते रहते हैं, तो इनसे हमारा शरीर लड़ता है, लड़कर हमें रोग मुक्त करता है। इसे ही हम इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। ये कार्य हमारे शरीर में जो कोशिका है, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनके द्वारा विशेष रूप से ये होती हैं। इसके बाद हम कुछ और बातें जानेंगे। एंटीजेन, एंटीजेन क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होता है। एंटीजेन में यहाँ बताया गया है शरीर में उपस्थित, जो हमारे यहाँ पहले से मौजूद है, या बाहर से प्रवेश करने वाला रोगाणु। रोगाणु मतलब ऐसे अणु जो रोग उत्पन्न करते हैं, या कुछ विषैले पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, विषैले पदार्थ, पॉइजनस प्रोडक्ट, इन पदार्थों को ही हम एंटीजेन कहते हैं। इन एंटीजेन के प्रभाव से ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ उत्पन्न होते हैं। तो एंटीजेन क्या है? जो हमारे शरीर में या तो पहले से है या बाहर से विषैला पदार्थ आएगा, उसे ही हम एंटीजेन कहेंगे। और जब हमारे शरीर में ये प्रवेश कर जाएगा तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ उत्पन्न होने लगते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं? एंटीजेन के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले विषैले प्रभाव को नष्ट करने के लिए जो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीजेन आ गया, रोग का रोगाणु आ गया, विषैला पदार्थ आ गया। अब उसे खत्म करना है, उसे नष्ट करना है, उससे लड़ना है, हमारे बॉडी को बचाना है। इसके लिए जो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होगा हमारे बॉडी में, उसे ही हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इसके अलावा एक बात और जानेंगे, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स शब्द हम लोग सुनते हैं, ये मेडिकल में इसका उपयोग किया जाता है। वे रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को, हानिकारक है सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स हैं, उनको नष्ट करने में सहायता करते हैं, और हमारे इसके नष्ट करके हमारे शरीर को रोग से बचाते हैं या रोग को नष्ट करते हैं। उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये प्रिस्क्राइब डॉक्टर करते हैं। अगर हमारा कोई रोग जल्दी ठीक नहीं होता है तो ये हमें एंटीबायोटिक्स खाकर उस रोग को हम ठीक करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं। इम्यूनिटी जान चुके, रोग से लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी कितने प्रकार के हैं? तो इम्यूनिटी 2 प्रकार के हैं। पहला है जन्मजात इम्यूनिटी, इसको हम लोग नेचुरल कहेंगे या इनबॉर्न कहेंगे। प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो माता पिता से संतानों में आते हैं, ये एक तरह का आनुवांशिक है। ये जन्म से ही, या ये हमारे में जन्म से ही पाए जाते हैं, उसे कहेंगे हम जन्मजात या नेचुरल इम्यूनिटी। इसके लिए हमें कोई बाहर से दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कुछ हमारे में ऐसी व्यवस्था है, जैसे हमारा त्वचा है, स्किन है, ये क्या करता है कि सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकता है। हमारे त्वचा में तो पसीना ग्रंथि है, ऐसे छिद्र हैं, लेकिन ऐसी त्वचा है हमारे सूक्ष्म जीवों, जैसे कोई भाग हमारा कट जाता है, छिल जाता है, तो उन्हें हम ढक कर रखते हैं। नहीं तो उन छिले हुए, कटे हुए भागों से हमारा जो बाहर का
रोगाणु है वो प्रवेश कर सकता है। तो इसीलिए हमें कोई घाव को ढक के रखना चाहिए। डॉक्टर उस पर बैंडेज लगा देते हैं, हमें भी कटने पर हम बैंडेज लगाकर उसको रोक देते हैं ताकि बाहर से उसमें रोग के अणु प्रवेश न कर सके। हमारे नाक में बाल होते हैं, तुम लोग देखे हो, इसके चारों ओर अंदर की ओर से बाल होते हैं और अंदर में म्यूकस भी होता है। ये बाल क्या करता है, धूल कण को रोकता है। म्यूकस अगर धूल कण ऊपर चला जाता है तो उसको भी वो चिपका लेता है, जो नाक में हमारा गंदगी के रूप में चला आता है। ये भी हमारा ये इम्यूनिटी की तरह का इम्यूनिटी है। इसके अलावा हमारे लार ग्रंथियों से लार निकलता है, यह भी रोग से लड़ने में मदद करता है। आंसू में भी लाइसोज बताया गया है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम है और भी इसमें बहुत सारे पदार्थ हैं आंसू में। यह भी हमारे आँख का रक्षा करता है, बाहर से रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकता है। और WBC तो है ही, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये रोग से लड़ने में क्षमता उत्पन्न करता है। इसके अलावा हमारा जो आमाशय है, स्टमक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता रहता है। यह भी अगर कोई हमारे भोजन के साथ कोई रोगाणु प्रवेश करता है, बैक्टीरिया फंगस प्रवेश करता है, तो उसको ये एसिड नष्ट करता है। तो ये सब जो है ये हमारा जन्मजात इम्यूनिटी है। ये WBC द्वारा रोग के अणुओं को नष्ट करने की या खा जाने की क्रिया को हम लोग ऐसे फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो ये हमारी हुई जन्मजात इम्यूनिटी, जो त्वचा द्वारा, नाक के बाल म्यूकस के द्वारा, लार द्वारा, आंसू द्वारा, WBC द्वारा, इसके अलावा आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा भी ये हमारी जो प्राकृतिक जो है नेचुरल इम्यूनिटी है, ये हमें मिलती है। इसके अलावा दूसरा भाग है उपार्जित इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो उपार्जित में क्या होगा, इस प्रकार के व्यवस्था में बाहर से एंटीबायोटिक्स देकर उसे ठीक किया जाता है। एंटीबायोटिक्स ऊपर बता चुका गया है कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, बता दिए हैं। तो इस व्यवस्था में हमारी अंदर की जो अपनी व्यवस्था है उससे जब ठीक नहीं हो पाता है तो बाहर से एंटीबायोटिक्स देकर हम उस रोग को ठीक करते हैं। और कुछ ऐसे रोग हैं जिसे हम वैक्सीनेशन के द्वारा भी ठीक करते हैं। अब ये वैक्सीनेशन क्या है, इसको भी जानना है हमें। तो ये था 2 तरह का इम्यूनिटी। इसके बाद अब हम जानेंगे वैक्सीनेशन, टीकाकरण और वैक्सीन। टीका क्या है? तो ये टीकाकरण, टीका देकर रोग मुक्त कराने की प्रक्रिया को कहते हैं टीकाकरण। तो टीका ये जो हम सिर में तिलक लगाते हैं वो वाला टीका नहीं है, ये वैक्सीन है। तो ये जो वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम वैक्सीनेशन कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। अब हम जानेंगे ये टीका या वैक्सीन क्या है। अभी हाल में कोरोना फैला हुआ था, हमें कोरोना का भी वैक्सीन दिया गया, तुम सबको मिला होगा। इसमें भी बूस्टर डोज भी दिया जाता है, अभी शायद तुम लोग का बाकी होगा। तो वैक्सीन या टीका क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में विशेष प्रकार के रोगाणु अथवा एंटीजेंस प्रवेश कराकर रोग मुक्त रखने वाले एंटीजेन को टीका या वैक्सीन कहते हैं। हम आज स्वस्थ हैं, हमें वो रोग हुआ नहीं है, किंतु रोगाणु अथवा एंटीजेन उसको बाहर से देकर हमें रोग मुक्त रखने की जो क्रिया है, जो रोग रखने का जो विधि है, जो एंटीजन लगता है, उसी एंटीजन को हम लोग वैक्सीन कहेंगे, टीका कहेंगे। समझ गए? तो ये वैक्सीन देने की प्रक्रिया को ही हम लोग वैक्सीनेशन कहेंगे। और वैक्सीन क्या है? जो बाहर से हम एंटीजन हमारे अपने बॉडी में प्रवेश कराया जाएगा, जिसे हम वैक्सीन या टीका कहेंगे। टीका का जो आविष्कार है सबसे पहले डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था। ये इंग्लैंड के, ब्रिटेन के एक डॉक्टर थे। उस समय चेचक जो है, काउपॉक्स, ये बहुत अधिक फैला हुआ था। ये जानलेवा रोग है और इससे व्यक्ति की प्रायः मृत्यु हो जाती थी।
तो उन्होंने अध्ययन किया, जिस जगह पर रहते थे वहाँ बहुत से जो गाय वाले थे, जो मैंने गाय का दूध निकालते थे, वो बेचते थे। तो वो देखा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को वो देखें कि अगर किसी व्यक्ति को पहले काऊ पॉक्स होता है, गाय वाला जो पॉक्स किसी को होता है, तो अगर उनमें एक बार वो पॉक्स हो गया तो उसे स्मॉल पॉक्स, जो उसको चेचक कहते हैं हम लोग, चेचक, स्मॉल पॉक्स, और अभी जो होता है उसे चिकन पॉक्स कहा जाता है। ये जानलेवा उतना नहीं होता है, लेकिन पहले ये स्मॉल पॉक्स, चेचक होता था, ये जानलेवा था। तो ये अगर उसमें इसका काऊ पॉक्स का अगर उसमें रहेगा, इसमें एंटीजन रहेगा, तो उस व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, किसी को बताया नहीं। वो कीफ नामक एक बच्चे को काऊ पॉक्स का उसे उसमें प्रवेश कराया, और जब उसे काऊ पॉक्स हो गया तो कुछ दिनों बाद उसमें स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उसको उसमें प्रवेश कराया। तो देखा गया कि हल्का सा बुखार आया और उससे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तब उन्होंने इस सिद्धांत पर पहुँचे कि अगर हमारे शरीर में काऊ पॉक्स का अगर वायरस रहता है तो हमें स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो इसी को उन्होंने वैक्सीन कहा और उसके बाद उसका प्रचार किया, वही वैक्सीनेशन कहलाता है। और आजकल बहुत से रोगों का वैक्सीन निकल चुका है। लुईस पास्चर जो हैं, ये बहुत सारा रोगों का वैक्सीन निकाले हैं। तो सबसे पहले इसका आविष्कार करने वाले डॉक्टर एडवर्ड जेनर थे, जो इंग्लैंड के थे, और उन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका या वैक्सीन का आविष्कार किया था। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे टीकों के बारे में जो साधारणतः बच्चों को दिया जाता है, बड़ों को भी दिया जाता है। जैसे अभी कोरोना वाला दिया गया तो प्रायः बच्चों को दिया जाता है। उसमें कुछ टीका है, जैसे ये BCG है। BCG का पूरा नाम बैसिलस कैलमेटी और ग्विरिन है। बैसिलस कैलमेटी ग्विरिन, ये टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग क्षय रोग कहते हैं, उसके लिए ये टीका दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है ताकि उन्हें ये रोग ना हो। दूसरा है DTP, डिप्थेरिया, परसुइसिस और टेटनस। ये 3 तरह का रोग है, इसको DTP कहते हैं। ये डिप्थेरिया और कुकुर खांसी, व्होपिंग कफ और टेटनस, इसके लिए DTP का टीका दिया जाता है। इसके अलावा मिजल्स है, जिसे हम खसरा भी कहते हैं, इसका टीका दिया जाता है। और OP भी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। पहले तो ये इंजेक्शन दिया जाता था, लेकिन इधर हाल के वर्षों में अब इसका मुख से ही इसका खुराक ड्रॉप दिया जाता है, और ये पोलियो के लिए होता है। पोलियो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें हमारा शरीर का कोई भाग अपंग हो जाता है। इसके अलावा TAB टैब है, ये टाइफाइड के लिए होता है, और इसमें भी कई डोज हैं। टाइफाइड वाले में भी टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है। और रेबीज जो कुत्ता, जिसे कहते हैं पागल कुत्ता, उसको काटने से, जो उसके काटने से पहले हम लोग ये दिया जाता है रेबीज का, ये रेबीज का रोग है, वो रेबीज का टीका है। इसके अलावा मम्स है, जिसे गलसुआ कहते हैं, जिससे हमारा जो गला फूल जाता है, तो ये गलसुआ कहेंगे, ये मम्स का टीका है। इस प्रकार BCG हुआ, DTP है, मिजल्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, टैब, रेबीज, मम्स, ये सब कुछ टीका है जो दिया जाता है। यहाँ 2 तरह की चीज़ और बातें हम समझ जाएंगे। ये है संक्रामक और असंक्रामक रोग। 2 तरह का रोग होता है, एक है संक्रामक और एक है असंक्रामक। संक्रामक को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, और असंक्रामक को कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो वह रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से या छुआछूत से बढ़ता है, उसे हम कहेंगे संक्रामक रोग। और वह रोग जो छुआछूत से या एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं बढ़ता है, उसे कहेंगे असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग में कलरा है, चेचक है, मलेरिया है, पेचिस है, न्यूमोनिया है,
और भी बहुत सारे रोग हैं जो संक्रामक होते हैं। ये एक व्यक्ति को होता है तो उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को भी होने का खतरा रहता है। और एक असंक्रामक है जिसमें कि हमारे वो आसपास हैं तो उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मधुमेह या डायबिटीज़ ये रोग है, ये इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसके अलावा हार्ट अटैक है और है बेरी है, रिकेट है। ये सब कुछ ऐसी रोग हैं जिसके कोई छूने से वो नहीं बढ़ता है। तो दो तरह का रोग है, संक्रामक और असंक्रामक। थोड़ा सा और यहाँ समझ लें, माइक्रोब्स क्या होता है। ऐसे जीव जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते हैं उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ विशेष करके पढ़ना है ऐसे जो हमारे लिए हानिकारक है, रोग उत्पन्न करते हैं। उनमें बहुत सारा बैक्टीरिया है, जीवाणु, कुछ वायरस हैं, विषाणु, फंगस भी हैं, प्रोटोजोआ हैं। ये सब क्या है, कुछ माइक्रोब्स हैं जिनके बारे में जानना है हमें। और एक वर्ड है पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले जो माइक्रोब्स हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। माइक्रोब्स क्या समझ गए, छोटे छोटे जीव जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे लिए हालांकि वो लाभदायक भी हैं, हानिकारक भी हैं, लेकिन हमें अभी उससे जो हानि है उसी के बारे में जानना है। और पैथोजेंस हुआ जो रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रोब्स हैं। अब ये रोग क्या है, रोग, डिजीज। रोग हमारे शरीर की वह अवस्था है जिसमें सामान्य शारीरिक क्रियाएं बाधित हो जाती हैं। माने हम लोग नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, उसमें हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बिगड़ जाता है, तो उसे हम रोग या डिजीज कहेंगे। रोग हमारे शरीर की वह अवस्था है जिसमें सामान्य शारीरिक क्रियाएं बाधित हो जाती हैं। जैसे अगर सिंपल में हमें बुखार होता है तो हमारा मन भी ठीक रहता नहीं है, सुस्त हो जाता है, हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती है और उस समय पढ़ाई लिखाई या किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लगता है। अगर उसमें पढ़ाई लिखाई हो या कोई मनोरंजन का भी कार्य हो तो हमें अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य भी हमारी बिगड़ जाती है। तो वो अवस्था को हम रोग या डिजीज़ कहते हैं। इसके अगले भाग में कुछ ऐसे रोग हैं, डायरिया वगैरह, मलेरिया वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इस पार्ट में हम लोग समझें एंटीजेन क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, इसके अलावा वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है और कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। इसके अलावा माइक्रोब्स क्या है, पैथोजेंस क्या है और रोग क्या है। इसके बाद और दूसरे रोग के बारे में पढ़ा जाएगा।